ओके तो हमने अभी पहले क्या लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, तो उसमें दो था, तो उसमें सेकंड वाला पोर्शन था, फर्स्ट था कॉन्टिनेंट्स और सेकंड मेजर था ओशियंस। तो अब हम ओशियन के बारे में स्टडी करेंगे। ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट कौन सा है? ओशियन। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, मतलब ये सभी एक ओशियन से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड द ओशियन करंट्स। हमको पता है कि जो ओशियन मतलब कि जो दरिया का जो पानी होता है वो हर रोज स्टेडली नहीं होता, वो मूव ही करता रहता है। द 5 मेजर ओशियंस आर द, मतलब कि वर्ल्ड के 5 मेजर ओशियंस है, कौन से हैं? पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस एंड द साउथर्न ओशियंस एंड द आर्कटिक ओशियंस। और ये जो है उनके साइज के ऑर्डर में है, मतलब कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियंस और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक ओशियंस। द पैसिफिक ओशियंस इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्प्रेड ओवर अ 1/3 ऑफ द अर्थ। मतलब पैसिफिक ओशियंस अर्थ का 1/3 पार्ट में पैसिफिक ओशियंस फैला हुआ है। मराइना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जो हमने जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ था मराइना ट्रेंच, वो भी कहाँ पे है? मराइना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर फॉर्म में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। मतलब कि जो पैसिफिक ओशियन है उसके आसपास कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया, फिर कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यूज फॉर योर एग्जाम, विच कॉन्टिनेंट्स इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियंस। मतलब पैसिफिक ओशियंस के सराउंडेड में कौन से कॉन्टिनेंट है? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन। मतलब कि आप वो जो मैप देखोगे तो आपको पैसिफिक ओशियन का लोकेशन इजीली मिल जाएगा। अब सेकंड वन है अटलांटिक ओशियंस। अटलांटिक ओशियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियंस इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज एच शेप, उसका शेप है एस। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड्स एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड्स। मतलब ये किस तरह से फैला हुआ है कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका साइड है, और अटलांटिक और वो वेस्टर्न साइड्स एंड यूरोप एंड अफ्रीका ईस्टर्न साइड्स पे है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियंस इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेग्युलर, इंडेंटेड मतलब ये कि ये जिगजैग वाला फॉर्म में है। अटलांटिक ओशन इंडेंटेड मतलब जिगजैग फॉर्म में, स्ट्रेट नहीं है उसका। तो दिस इरेग्युलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड द आइडियल लोकेशन ऑफ नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। मतलब कि ये जो इसका जो शेप है, कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशंस की, वो इंडेंटेड मतलब कि जिगजैग और इरेग्युलर फॉर्म में, इसी वजह से इट प्रोवाइड द आइडियल लोकेशन। वो नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स का आइडियल लोकेशंस के लिए ये यूजफुल है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजीएस्ट ओशियंस। कॉमर्स मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बिजीएस्ट ओशियंस कौन सा है? अटलांटिक ओशियंस। द इंडियन ओशियन इज, अब थर्ड वन ओशियन से इंडिया। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम आफ्टर अ कंट्री। यही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम कंट्री से दिया गया है, दैट इज इंडिया। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। इसका शेप कैसा है इंडियन ओशियन का? ट्राइंगुलर। इन द नॉर्थ इट्स बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय द अफ्रीका, इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये जो ओशियन है वो नॉर्थ साइड एशिया से कनेक्टेड है, वेस्ट साइड अफ्रीका से बाउंड्री कनेक्टेड है, और ईस्ट साइड ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। अनदर वन इज साउथर्न ओशियन। द साउथर्न ओशियंस encircle the continent of Antarctica and extend of northward to 60 degree of south latitude. अब है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियंस। मतलब जो आर्कटिक ओशियंस है वो पैसिफिक ओशियन से नैरो स्ट्रेच सैलो वाटर से कनेक्टेड है, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोले जाते हैं। तो जो एंटार्क्टिक ओशियंस है वो पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है नैरो स्ट्रेच सैलो वाटर से, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थर्न अमेरिका एंड यूरेशिया।
ओके तो ये था हम सारे ओशियंस और कंट्री के बारे में हमने स्टडी की जो लिथोस्फीयर में आता है। अब अर्थ का सेकंड डोमेन है दैट इज एटमॉस्फेयर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड विच कंटेन्स आर इन दिस, तो वी विल स्टडी एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे चारों ओर जो अर्थ है, हमारे चारों ओर जो एयर है, सॉरी अर्थ नहीं एयर है, वो जो सराउंडेड है वो एटमॉस्फेयर में है। और इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। मतलब कि क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है जो हम ब्रीथ करते हैं वो एयर हमको वो देता है, और साथ ही साथ सन के जो रेज होते हैं कहीं यूजफुल होते हैं कहीं हमको हार्मफुल भी होते हैं, तो उससे भी हमको प्रोटेक्ट कौन करता है, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशंस, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। These layers starting from the earth surface are called the troposphere। मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाते 4-5 अलग अलग 5 डिफरेंट लेयर्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला अर्थ का जो फर्स्ट सरफेस है वो है ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। मतलब कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स है उसको आपको उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अर्थ से पहला है तो वो ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड देन लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। इसी तरह से एटमॉस्फेयर को 5 डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। एटमॉस्फेयर में ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो हमको क्लीन एयर देता है। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में है, तो 78% में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, आर्गोन्स एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑक्सीजन है वो हमको ब्रीथिंग में हेल्प करता है और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड through the present in a minute amount, it is important as it absorbs the heat radiated by the earth and thereby keeping the planet warm। मतलब कि जो हाइड्रोस्फीयर जो हमने अभी बोला कि जो ऑक्सीजन है वो हमको ह्यूमन को ब्रीथिंग के लिए यूजफुल है, नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट वगैरह को ग्रो करने के लिए यूजफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भले ही थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट एज एब्जॉर्ब द हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड रेडिएट बाय द अर्थ और वो प्लैनेट को वार्म रखता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रो ऑफ प्लैनेट के ग्रो, इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नॉट प्लैनेट सॉरी प्लांट्स। तो मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्पफुल करता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फियर वेरीज विद द हाइट and it is the maximum at the sea level and the decreasing rapidly as we go up। You know the climbers experience। मतलब कि यहाँ पे इस लाइन में ये कहा गया है कि जैसे ऊपर की ओर जाए, जैसे हाइट बढ़ती जाए तो जो एयर होती है वो थीन हो जाती है, तो हमको ब्रीथिंग में थोड़ा इश्यू होता है। तो आपको पता है कि जो क्लाइंबर होते हैं एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ एयर। मतलब कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं तो उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त पे जो एयर है उसके डेंसिटी जैसे ऊपर जाए वो डिक्रीज होती जाती है एंड दे हैव टू, उसी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके ही जाते हैं टू बी एबल टू द ब्रीथ ऑफ हाई एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स। मतलब कि जैसे व्हेन वी गो अपवर्ड द डेंसिटी ऑफ एयर इज डिक्रीज। ये आपको याद रखना है कि व्हेन वी गो अपवर्ड्स द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है और साथ ही साथ में जो टेम्परेचर भी होता है वो भी डिक्रीज होता जाता है। द एटमोस्फियर एक्सर्ट्स प्रेशर्स ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर।
एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर होता है वो किस वे में मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ओके, तो हमने ये एटमॉस्फेयर स्टडी कर दिया। अब अवर लास्ट डोमेन एंड दैट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को द डोमेन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे ही मैंने जब उसका डिस्क्रिप्शन दिया तो आपको बोला था कि उसमें एयर, वाटर, उसके अंदर एयर और वाटर और सारी जो लैंड, एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों कंपोनेंट्स उसमें अवेलेबल है जो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए यूजफुल है। दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लाइफ। तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो बायोस्फीयर है उसका, उसके अंदर नैरो मतलब बहुत ही छोटा गैप है दोनों तीनों के बीच में। इट इज दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानेट एग्जिस्ट। मतलब कि यही एक ऐसा है कि जिसमें लाइफ पॉसिबल है, इसी वजह से इस जोन को हम यूनिक जोन भी कहते हैं। There are several species of organism that vary in size, form of microbes and bacteria to huge mammals। मतलब कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसको मैमल्स कहा जाता है। तो इसमें सारे तरीके के, सारी साइज के ह्यूमन बींग्स अवेलेबल, ह्यूज मैमल्स अवेलेबल है। All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival। मतलब कि ह्यूमन बींग और साथ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है ये बायोस्फीयर में सर्वाइव करने के लिए। The organisms in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and the animal kingdom। जो बायोस्फीयर है वो दो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज प्लांट किंगडम एंड सेकंड वन इज एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरकनेक्ट विद द ईच ऑफ द अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड। मतलब कि हम फॉरेस्ट को कट करते हैं क्यों कि हमारी के वुड की जरूरत होती है। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे द लीड टू फास्ट रिमूवल सॉइल फ्रॉम स्लोप। मतलब कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक्स। अर्थ सरफेस चेंज होता है ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज। तो अब यहाँ पे अर्थ सरफेस कब चेंज होता है? नेचुरल क्लाइमेटीज होती है जैसे कि अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन इन केस सुनामी रिसेंटली। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेर सबमर्ज अंडर वाटर। मतलब कि जैसे सुनामी आए तो उसमें पानी का बहाव ज्यादा होता है तब वो सुनामी आ जाता है। तो सुनामी आता है तो उसमें हमने आगे हुआ था इनिशियल टाइम पे कि अंडमान और निकोबार था पास्ट में, तो वो सबमर्ज हो गए थे पानी के अंदर जब सुनामी हुई उस जगह पे तब। एंड डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूजेस। और इसी की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा वेस्ट भी उसमें वाटर में चला गया, तो वो जो वाटर था वो अनसुटेबल हो गया ह्यूमन के यूज के लिए। एंड इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। Emissions from industries, thermal power plants and vehicles and pollute the air। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भी अफेक्ट होता है। Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide lead to increase in a global temperature। अभी हमने ज़्यादातर न्यूज़पेपर में या टीवी में या किसी ना किसी से सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गए, ज़्यादा हो गए। तो ये कब होता है कि जो हमने पहले तो पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूजफुल द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, बट अगर उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाए तो वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा देता है एंड दिस इज टर्म एज अ ग्लोबल वार्मिंग। एंड देयर इज थस अ नीड और उसी वजह से हमको जरूरत है टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। और इसी वजह से जो अर्थ के सारे भी जितने भी सोर्सेज है हमको उसको यूजफुल लिमिट में यूज करना चाहिए। और इसी वजह से ये जो डोमेन्स है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर उसमें बैलेंस रहेगा, और उसमें बैलेंस रहेगा तो भी हम इजी वे में लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे। आई होप यू ऑल दे अंडरस्टैंड ऑफ द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। थैंक यू।